खंड। इधर देख लो बच्चों, बुंदेलखंड की अगर हम बात जब करते हैं ना, तो दिस रीजन इज बुंदेलखंड। यही क्या है आपका, यही बुंदेलखंड। और इधर कुछ आपके कहां पर उपस्थित है, ये मध्य प्रदेश में, और कहां पर उपस्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम देखें तो ये इसका फिजिकल, ये किन किन क्षेत्रों से घिरा हुआ अगर देखें तो बच्चों देखो जरा, यहां से एक रिवर आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चंबल रिवर। तो इसके आपके जो वेस्टर्न पोर्शन है वहां पे क्या है, चंबल रिवर। इधर थोड़ा सा हमको मिलेगा एक पठार, दैट इज मालवा। इधर क्या मिलेगा, मालवा प्लेटू। और जब इधर हम जाएंगे इस साइड में तो हमको विंध्यन रेंज यहां पे ऐसे मिलता है, विंध्यन रेंज। तो ये कुछ इससे क्या है, फिजिकल बॉर्डर्स है, जो फिजिकल बॉर्डर्स बनाते हैं इसके। लिखो जरा कुछ बातें। बुंदेलखंड have following physical border। बुंदेलखंड के निम्नलिखित भौतिक सीमाएं हैं। देखो, यमुना रिवर इन नॉर्थ, उत्तर में यमुना नदी। विंध्या इन साउथ, दक्षिण में विंध्या। चंबल इन नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में चंबल। एंड पन्ना हिल्स इन ईस्ट, और ईस्ट में, पूर्व में पन्ना की पहाड़ियां। इन उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड is found in 7 डिस्ट्रिक्ट्स। हाँ, 7 जिलों में। उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड इज फाउंड इन 7 डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश में यह 7 जिलों में उपस्थित है। देखो, पहला ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा एंड चित्रकूट। अच्छा, ये बताओ, रॉक्स तो हम इसके देख चुके हैं ना। रॉक्स क्या मिलेंगे यहाँ पे, चट्टाने जो मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, बताओ। अरे, ग्रेनाइट एंड नीस टाइप की चट्टाने मिलेंगी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ अगर ग्रेनाइट रॉक्स अगर मिलते हैं तो सॉइल में हमें थोड़ी बहुत जो क्या मिलेगा, ब्लैक सॉइल भी दिखाई पड़ेगा, है ना। लिख लो। इन उत्तर प्रदेश में the Bundelkhand region have few portion of black soil। बुंदेलखंड क्षेत्र में थोड़ा बहुत काली मिट्टी भी पाई जाती है। इट इज कॉल्ड रेगुर सॉइल। इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं, REGUR। क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल। देखो, ये वाला जो क्षेत्र है जो मालवा के पठार से कनेक्टेड है ना, उसी में क्या पाया जाता है आपका, ये रेगुर या ब्लैक सॉइल। देखो, दिस ब्लैक सॉइल is present near मालवा प्लेटू। यह काली मिट्टी मालवा पठार के पास में पाई जाती है। अच्छा, एक बच्चों और हम थोड़ा बात जानते हैं कि एक टोपोग्राफी होती है बच्चे, जिसको कहा जाता है सेनाइल टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको, सेनाइल टोपोग्राफी। अब देखो, सेनाइल टोपोग्राफी का क्या मतलब हो गया कि जो नदियां जो ऐसा टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, आकृति।
ऐसी आकृति जिसमें इरोजन बहुत ज्यादा हुआ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेनाइल टोपोग्राफी कहा जाता है। तो यहां पे जो नदियां है लाइक आपके चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये क्या बनाती है, गॉर्जेस बनाती हैं, थोड़ा सा गहराई तक काटती हैं, और यही जो गहराई तक इरोजन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेनाइल टोपोग्राफी कहा जाता है। तो पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में ये सेनाइल टोपोग्राफी किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो क्या बताओगे, बुंदेलखंड क्षेत्र में। लिखो, द बुंदेलखंड हैव सेनाइल टोपोग्राफी। बुंदेलखंड में सेनाइल टोपोग्राफी पाई जाती है, टोपोग्राफी पाई जाती है। इट इज हाईली इरोडेड रीजन, इट इज हाईली इरोडेड रीजन। यह अत्यधिक अपर्दन हुई भूमि है। हाईली इरोडेड रीजन, अपर्दन हुई भूमि है। इट हैज बीन इरोडेड बाई चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन रिवर। इट हैज बीन इरोडेड बाई चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन रिवर। इसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियों के द्वारा अपर्दन किया गया है, अपर्दन किया गया है। सिंध, SIND, सिंध, बेतवा और केन के द्वारा अपर्दन किया गया है। समझ में आया। तो ये एक और चीज जानना है इसमें, इस क्षेत्र में ये जो बुंदेलखंड है ये कैसा है, ये ड्रॉट प्रोन रीजन है, बारिश यहाँ पे थोड़ा कम होती है। लिखो, दिस रीजन इज ड्रॉट प्रोन रीजन। यह क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ड्रॉट प्रोन रीजन, DROUGST, ड्रॉट प्रोन, PRON, ड्रॉट प्रोन रीजन, यह सूखाग्रस्त क्षेत्र है। हेंस नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, अतः कृषि के लिए अच्छा नहीं है, कृषि के लिए अच्छा नहीं है। हो गया। दिस रीजन हैव चालास ग्रासेस, चालास ग्रासेस। इस क्षेत्र में चालास घासें पाई जाती हैं। चालास घासें, देखो चालास घासें कैसी होती है, देखो एक तो घास आप लोग देखते हो टॉप जो होती है, ये घासें जो होती है ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे कई बार घासें इस तरीके की स्ट्रक्चर में बड़ी बड़ी घासें होती है ना, इस तरीके से होती है। तो ऐसी घासों, या फिर आपने देखा होगा सरपत, हाँ सरपट टाइप की, कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में इस तरह की घासें लगाते हैं, अपने गार्डन में रहते ऐसे 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 फैली होती है वो घासें। तो ये चालास घासें जो है ना यहाँ पे पाई जाती है, तो इनको क्या बोलते हैं, चालास ग्रासेस कहा जाता है। तो पूछा जाए कि यहाँ पे घास किस टाइप की पाई जाएगी, तो सॉफ्ट वाली है, नहीं, कौन सी है, ये चालास घासें पाई जाती है। इनको सरपत कह सकते हो आप, सरपत टाइप की, थोड़ी सी लंबी लंबी होती है ये घास। ठीक है, तो लिख लिया चालास घास। दिस इज ऑल अबाउट, इतना याद रख लो, बुंदेलखंड में काफी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो बाघेलखंड। अच्छा आपको ये, हाँ ठीक है, बाघेलखंड, बाघेलखंड, बाघेलखंड। लिखिए, बाघेलखंड इज सराउंडेड बाय फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स। बाघेलखंड निम्नलिखित भौतिक आकृतियों से घिरा है, आकृतियों से घिरा है। इन साउथ, दक्षिण में मैकाल रेंज, दक्षिण में मैकाल श्रेणी। इन नॉर्थ, उत्तर में सोन रिवर, उत्तर में सोन नदी, सोन नदी। इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इट इज मोस्टली लोकेटेड इन सोनभद्र, सोनभद्र, यह मुख्य रूप से सोनभद्र में उपस्थित है। एंड अ स्मॉल पोर्शन इज लोकेटेड इन मिर्जापुर,
और एक छोटा हिस्सा मिर्जापुर में भी उपस्थित है। This region is drained by इस नदी में और इस क्षेत्र में drained by Tons and कर्मनाशा रिवर। कर्मनाशा रिवर, इस क्षेत्र में सोन, टोन्स और कर्मनाशा नदी बहती है। दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय सोन, टोन्स एंड कर्मनाशा रिवर। द एवरेज एलिवेशन इज अराउंड 300 मीटर। औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर के आसपास है। 300 मीटर के आसपास है। दिस रीजन इज नोन फॉर कोनिकल माउंट्स। इस क्षेत्र में शंकुआकार टीले पाए जाते हैं। कोनिकल माउंट्स पाए जाते हैं। कोनिकल माउंट्स क्या होते हैं बच्चों, जान लेते हैं, थोड़ा सा देख लो। कुछ नहीं है, अच्छा कहीं पे जाओगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से कोन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। बार बार जाओगे तो यहाँ पे घासें वगैरह लग रही, कोनिकल होगा ऐसे। तो ऐसे कोनिकल होता है ना चारों तरफ से इस तरीके से, तो कोन जैसी संरचनाएं बहुत सारे आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, ऐसे टापू दिखाई पड़ेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोनिकल माउंट्स, यानी शंकुआकार टापू हमको ऐसे दिखाई पड़ेंगे। कहां पे दिखाई पड़ेंगे, बाघेलखंड क्षेत्र में दिखाई। बस इतना याद कर लो बाघेलखंड के बारे में। बाकी रॉक स्ट्रक्चर वगैरह हमने पढ़ा ही है, पहले जब हम लोग जियोलॉजी पढ़े थे तो वहां पे पढ़ा था, तो वहीं से कनेक्ट करना पड़ेगा। आज हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और ये नया टॉपिक है हमारा क्लाइमेट ऑफ यूपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे अब, क्लाइमेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु क्वेश्चन बनेंगे यहां से, पक्की बात है, ठीक है ना। प्रीलिम्स में बने ना बने, मेंस में तो जलवायु से क्वेश्चन बनेगा ही कहीं ना कहीं से, क्योंकि जलवायु के अंदर हमें उत्तर प्रदेश के अंदर जलवायु को क्या क्या प्रभावित करता है वो पढ़ना है। कुछ लोगों ने इसको क्या क्या जलवायु क्षेत्रों में बांटा है उसको पढ़ना है। क्या इसके अंदर एग्रीकल्चर एरिया है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर जो हमारा है वो जलवायु पर निर्भर होता है। किसी भी जगह का एग्रीकल्चर, जैसे आप लोग और आगे पढ़ते रहोगे ना तो आपको एक चीज बहुत कॉमन पैटर्न नजर आएगा कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ कहीं पर भी आपको क्लाइमेट मिल रहा है तो वहां पर एग्रीकल्चर भी कैसा दिखाई पड़ेगा, सिमिलर ही दिखाई पड़ेगा। देखना मैं जब जैसे पढ़ते चले जाएंगे आगे तब ऐसा पैटर्न दिखाई पड़ेगा। तो यानी यूपी के एग्रीकल्चर जो होगा वो किसके ऊपर ज्यादा निर्भर करेगा बच्चों, बताओ, वहां के क्लाइमेट के ऊपर, वहां की जलवायु के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु। लेकिन उसके पहले एक बात बताओ मुझे कि जलवायु होता क्या है बच्चों, चलो बताओ, व्हाट इज क्लाइमेट। चलो मैं तो यहाँ पे लिखा हूं, लेकिन बताना है आपको क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट क्या है, देखो किसी जगह के क्लाइमेट को हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखो लॉन्ग टर्म में, क्या बताया मैंने, लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में जो वेदर का पैटर्न होता है, क्या बताया, वेदर का पैटर्न होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। लाइक जैसे हमने देखा 20 साल 30 साल देखा, और 20 साल 30 साल में हमें यह पता चला कि इस महीने में बारिश हो रही है, इस महीने में ठंडियां पड़ रही हैं, इस महीने में क्या है, गर्मियां पड़ रही हैं, इस महीने में नॉर्मल टेम्परेचर रह रहा है, इसमें हाई टेम्परेचर रह रहा है। तो ये वेदर का क्या है, एक पैटर्न। इसी पैटर्न को हम लोग अगर हम 20 साल 30 साल ऑब्जर्व करें और वो पैटर्न एक सिमिलर दिखाई पड़े हमें, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट कहेंगे। समझ में आया। तो क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न है जो एक हर साल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वेदर क्या होता है, फिर मौसम, जिसे बोलते क्या बोलते हैं, मौसम। गाना भी बना हुआ ना, सुने होगा, मौसम की तरह बदल जाओगे, ठीक है। तो ये जो मौसम की तरह बदलने का मतलब है, मौसम वो चीज है जो डे टू डे क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है।
जैसे मान लो कि आज ही धूप है, बाहर जाओगे, पता चला थोड़ी देर और रात में बारिश हो गई, रात में खैर धूप वैसे भी नहीं होता है, ठीक है, रात में बारिश हो गई या रात में आसमान साफ है, कुछ भी हो सकता है, अगले सुबह में धूप हो सकती है, अगले सुबह में क्या हो सकता है, बारिश हो सकती है। तो ये जो मौसम होता है ये क्या है, बदलता रहता है, लेकिन इसका हमें एक पैटर्न लेकिन नजर आता है, कभी ठंडा है, कभी गर्म है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है उस टाइम पे, तो इसी क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाइमेट। क्लाइमेट समझ में आ गया क्या होता है, लिखो लिखो, क्लाइमेट refers to long term atmospheric condition of a region. Climate refers to long term atmospheric condition of a region. जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बनी रहने वाली वायुमंडलीय दशाएं हैं, which shows a long term weather pattern, जिसमें हमें एक लंबे समय में मौसमों का क्रम नजर आता है। Climate have following factors. जलवायु में निम्नलिखित कारक होते हैं। देखो, टेम्परेचर, तापमान, प्रेसिपिटेशन, वर्षण, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, विंड पैटर्न, पवनों की दिशा। तो ये सब किसमें कंसीडर करेंगे हम लोग, तो क्लाइमेट में क्या दिखाई पड़ेगा आपको, टेम्परेचर कैसा है वहां का प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण कितना हो रहा है, क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा, ह्यूमिडिटी जानते हो ना, आर्द्रता, यानी कि वायु में कितनी मात्रा में नमी है, उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो ह्यूमिडिटी कितनी है, यहाँ पे विंड कैसे फ्लो हो रही है, तेज चल रही है, धीमे चल रही है, कभी पूरब से आ रही है, कभी किधर से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, किधर से आ रही है हवा। तो ये सारी चीजें कंसीडर करेंगे तो हम क्या कंसीडर करेंगे उसमें, फिर हम लोग क्लाइमेट कंसीडर कर रहे हैं। और वेदर क्या होता है, इसके अपोजिट क्या होता है, वेदर चेंज हो जाता है, शॉर्ट टर्म में क्या होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन क्लाइमेट के अंदर अगर कोई चेंज होता है तो ये लॉन्ग टर्म में चेंज हो कंसीडर करते हैं, और तब हम उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि फरवरी के महीने में ही गर्मी बढ़ जाती है ना, कई बार होता है कि गर्मी मार्च से पड़नी शुरू होती है। तो अब अगर लगातार फरवरी में ही गर्मी 20-30 साल तक पड़ना शुरू हो जाए, तब हम उसे क्या बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक साल फरवरी में गर्मी पड़ने लगे और फिर अगले साल मार्च से शुरू होती है, तो फिर हम उसको क्लाइमेट चेंज नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो एक साल थोड़ा ऊपर नीचे क्या हो सकता है, वेदर की वजह से हो गया, लेकिन क्लाइमेट वही रहा। लेकिन अगर लगातार ऐसे 20-30 साल हो गए, तब हम क्या बोलेंगे, उसको क्लाइमेट चेंज बोलेंगे। तो क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, समझ में आई बात, और वेदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म फिनोमिना। अब देखो, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कोपेन, है ना, इन्होंने क्या किया है कि पूरे दुनिया के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह को जो है इन्होंने बांटा है। तो इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द कोपेन, उत्तर प्रदेश को रखा गया है CWA कैटेगरी में। इन्होंने बहुत सारे ऐसे CWA ऐसे बनाया, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोपेन का क्लासिफिकेशन यहां नहीं पढ़ना, ठीक है, डोंट वरी अबाउट द कोपेन। कोपेन की बात हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह पढ़ोगे तो देख लेना, लेकिन देखो क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली नहीं आता है कोपेन ने क्या कैसे क्लासिफाइड किया। इसमें हमें बेसिकली बस रट्टा मारना है कि उत्तर प्रदेश को इन्होंने किसमें कहा, ये CWA में है, बस इतना रट लो, CWA में है। और CWA का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर। इतना रटना है कि कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो कहोगे कि ये ह्यूमिड है, सब ट्रॉपिकल है, विथ ड्राई विंटर है। समझ में आया, रट्टा मार लो, क्या मतलब, सुनो,
मतलब समझा देता हूं। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? ह्यूमिड का मतलब होता है कि यहाँ पे आर्द्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। ह्यूमिड है यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर होगा। क्या होगा? मॉइस्चर होगा। सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या बोला गया? ह्यूमिड। सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। अब कह रहे हैं कि सर ये ह्यूमिड है, मॉइस्चर उत्तर प्रदेश में मॉइस्चर कहां से है? अरे हमारे यहाँ एक मानसून चल रहा है ना अभी, तो इस समय क्या है, मॉइस्चर है ना एटमॉस्फेयर में बहुत सारा। तो इसी हिसाब से इन्होंने कहा कि ह्यूमिड है। सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया कि ये जो अर्थ है, अर्थ में ये इक्वेटर है, यहाँ पे कैंसर है और इधर क्या है, कैप्रिकॉर्न है। जानते हो ना, 23.5 23.5 पे क्या है, कैंसर। 23.5 साउथ पे क्या है आपका, कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। इसके ऊपर जो भी उपस्थित होता है जस्ट अबव दिस, उसे हम क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल। तो उत्तर प्रदेश में क्या कर्क रेखा होकर जाती है? नहीं जाती। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं हो। कर्क रेखा भारत में 8 राज्य हैं उनसे होकर जाती है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य आते हैं। तो यानी कि उत्तर प्रदेश से तो नहीं जा रहा, तो उत्तर प्रदेश किसमें आ जाएगा, सब ट्रॉपिकल। समझ पाए? और हमारे यहाँ जो विंटर होती है बच्चों, क्या विंटर में बारिश होती है? क्या विंटर में थोड़ी बहुत बारिश होती है, ज्यादा बारिश नहीं होती। तो विंटर कैसा होता है, ड्राई होता है। तो यही मतलब है आपका किसका, ये CWA का मतलब। समझ में आया? तो अगर पूछा जाए कि कोपिन ने किस कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है, तो बोलोगे CWA कैटेगरी में किया है। देख लो, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट कोपेन, कोपेन के अनुसार, द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश कम्स अंडर CWA। उत्तर प्रदेश की जलवायु CWA के अंतर्गत आती है। कम्स अंडर CWA, CWA के अंतर्गत आती है। इट रिप्रेजेंट्स, इसके अनुसार इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर। इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है और सर्दियां शुष्क होती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय है और सर्दियां शुष्क होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में बारिश जो होती है बच्चों, वो मुख्यतः किस मौसम में होगी, गर्मियों में होगी। किसमें होगी? अभी गर्मियों का समय ही चल रहा है, तो गर्मियों में ही क्या होती है, हमारे यहाँ पे बारिश होती है। इसके अलावा कुछ पार्ट जो ईस्टर्न, जो उत्तर प्रदेश का पार्ट है, इसको हम लोग AW टाइप में भी रखा जाता है। AW का मतलब होता है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। क्या मतलब होता है? ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। ट्रॉपिकल सवाना का मतलब होता है कि किसी डिस्टिंक्ट सीजन में ही क्या होती है, बारिश होती है। यानी समर में ही बारिश होती है, बाकी टाइम में बारिश नहीं होती। तो जैसे जैसे ईस्ट में आओगे ना, लाइक आप चले जाओ बलिया, चले जाओ गोरखपुर, चले जाओ, तो गोरखपुर बलिया में ठंडियों में ज्यादा बारिश देखने को नहीं मिलती है। हमारे वेस्टर्न यूपी में थोड़ी बहुत बारिश होगी, क्योंकि वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस होता है। तो वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस से उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में बारिश होगा, वेस्ट वाले हिस्से में बारिश होती है। कभी कभी ईस्ट में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। आपके लखनऊ में भी, लखनऊ क्या थोड़ा सा सेंट्रल में है, थोड़ा सा आपके ईस्ट की साइड में है तो, लेकिन पूरा ईस्ट में नहीं है। तो थोड़ी बहुत ठंडियां में लखनऊ में भी क्या होती है, बारिश हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप ईस्ट की तरफ चलते चले जाओगे, वो ठंडियों की बारिश क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये ईस्टर्न पोर्शन किसमें डाला जाता है, AW में। लिख लो, द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ यूपी कैन बी कैटेगराइज्ड इन AW। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को AW के अंतर्गत रखा जा सकता है। इट इंडिकेट्स ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। इट इंडिकेट्स ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को AW के अंतर्गत रखा जा सकता है। रखा जा सकता है। इट इंडिकेट्स ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। इट इंडिकेट्स ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को AW के अंतर्गत रखा जा सकता है। इट इंडिकेट्स ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। यह
उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को दर्शाता है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को दर्शाता है। इट मीन्स अर्थात मोस्टली रेनफॉल इन समर्स, ज्यादातर बारिश गर्मियों में होती है। ज्यादातर बारिश गर्मियों में होती है। अब बच्चों देखो, इसके अलावा हम लोग इसको हम दो भागों में, यानी हमने इसको डिवाइड करना है। उत्तर प्रदेश के जो जल मेनली दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम छोटे छोटे सब डिवीजन नहीं देख रहे हैं। ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें उत्तर प्रदेश की जलवायु को तो हम कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। एक कहा जाएगा ह्यूमिड एंड हॉट रीजन। कैसा रीजन? ह्यूमिड एंड हॉट रीजन। और दूसरा होगा मॉडरेटली ह्यूमिड एंड हॉट रीजन। तो ह्यूमिड तो है भाई, बिल्कुल ड्राई नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश होती है। और चूंकि 4 महीने नहीं बल्कि लगभग 8 महीने गर्मियां होती। 4 महीने क्या होती? सर्दियां लगभग। गर्मियों का टाइम क्या होता है? लंबा होता है। हम इसे क्या बोलते हैं? हॉट कह सकते हैं कि ये गर्म है। एवरेज अगर निकालेंगे तो गर्म ज्यादा रहेगा। तो इस वजह से दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ह्यूमिड एंड हॉट रीजन एंड मॉडरेटली ह्यूमिड एंड हॉट रीजन। लिखो, ब्रॉडली बड़े स्तर पे द क्लाइमेट ऑफ यूपी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। द क्लाइमेट ऑफ यूपी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। उत्तर प्रदेश के जलवायु को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। लिख लो, ह्यूमिड एंड हॉट रीजन। ह्यूमिड एंड हॉट रीजन, आर्द्र तथा गर्म क्षेत्र। आर्द्र तथा गर्म क्षेत्र। आर्द्र तथा गर्म क्षेत्र। और दूसरा है आपका मॉडरेटली ह्यूमिड एंड हॉट रीजन। मॉडरेटली ह्यूमिड एंड हॉट रीजन। सामान्य, सामान्य आर्द्र और गर्म क्षेत्र। सामान्य आर्द्र और, कुछ लोग ऑनलाइन भी हैं, हिंदी माध्यम वालों को समझ ही नहीं आ रहा सर, हिंदी में भी। अरे बच्चे देखो, जो लोग भी ऑनलाइन है मैं बताऊं, हिंदी माध्यम में जो बोल रहा हूं उसको लिखो तो समझ में आएगा। यहां भी हिंदी माध्यम में बच्चे समझ में आ रहा है ना? ठीक है। देखो, क्योंकि क्लाइमेट वगैरह थोड़ा ज्योग्राफी में आपको थोड़ा अंग्रेजी जानना पड़ेगा, लेकिन हिंदी तो बता ही रहा हूं। इधर देखो, ये जो ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? आर्द्र। क्या मतलब होता है? आर्द्र। हॉट का मतलब होता है गर्म। गर्म और रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। तो सिंपल सा है, आर्द्र और क्या होगा? गर्म क्षेत्र। और ये मॉडरेटली का मतलब होता है सामान्य। सामान्य ये आर्द्र है और गर्म क्या है? गर्म क्षेत्र। अब इसको जरा हम देखते हैं कि किस क्षेत्रों को ऐसा कहा गया है। तो इधर देखो, यूपी का मैप निकालता हूं। इधर देखो, यूपी के मैप में अगर हम क्लियरली देखने का प्रयास करेंगे बच्चों तो हमें पता चलेगा कि ये जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, दिस रीजन, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला दिस रीजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे आपके ह्यूमिड एंड हॉट रीजन। आप कहोगे सर ये ह्यूमिड और हॉट रीजन कहां दिख रहा है? फिर हम कह सकते हैं कि ये जो आपका भाबर और तराई वाला जो क्षेत्र है, ये क्या दिख रहा है हमको? ह्यूमिड एंड हॉट रीजन। और ये जो ईस्टर्न पोर्शन है यूपी का, वो भी हमें कैसा दिख रहा है? ह्यूमिड एंड हॉट रीजन। अब कहोगे सर ये ह्यूमिड और हॉट क्यों है, ये मॉडरेटली ह्यूमिड क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों जो बारिश होती है ना, ईस्टर्न पोर्शन में बारिश ज्यादा होती है। कहां पे ज्यादा बारिश होगी? ये जो ईस्टर्न पोर्शन दिख रहा है, यहां बारिश ज्यादा होगी। और जहां बारिश ज्यादा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्र या ह्यूमिड बोलते हैं। और साथ में बारिश कहां पर? यहां देखो, यहां पे पर्वत की श्रेणियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पे। दिस इज माउंटेन। तो अलोंग द माउंटेन्स जो रीजन है, इस क्षेत्रों में भी बारिश क्या होगी? ठीक ठाक होगी। और साथ में नदियों से पानी इस क्षेत्र में बहुत आएगा। तो इस क्षेत्र में तराई क्षेत्र है ना, ये तराई क्षेत्र में ऑलरेडी कैसा होता है? मार्सी लैंड होता है ना भाई, दलदली क्षेत्र होता है, पानी ज्यादा इकट्ठा होता है। तो इस वजह से भी ये कैसा रहेगा? ह्यूमिड रहेगा। समझ पाए? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ हॉट एंड ह्यूमिड किधर है, तो नॉर्दर्न पोर्शन में है। और किस पोर्शन में है? ईस्टर्न पोर्शन में।
नॉर्दर्न पोर्शन का मतलब अप टू द तराई रीजन, और ईस्टर्न पोर्शन में ये वाला क्षेत्र। समझ में आया कि दो जो और बाकी ये वाला कैसा हो जाएगा, मॉडरेटली ह्यूमिड, यानी कि सामान्य रूप से क्या होगा, आर्द्र हो जाएगा, और कैसा होगा, हॉट होगा। तो बेसिकली यूपी का जो है वो कैसा है, गर्म ही है। समझ में आया? तो चलो लिख लो जरा, लिखो लिखो ह्यूमिड, लिखो एंड हॉट रीजन, ह्यूमिड एंड हॉट रीजन is found in तराई रीजन, ब्रैकेट में लिख लो रेनफॉल 120 to 180 सेंटीमीटर, वर्षा 120 से 180 सेंटीमीटर। शुरू से नहीं बोले, लिखो गर्म और आर्द्र जलवायु उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में एंड ईस्टर्न रीजन और पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। एंड ईस्टर्न रीजन और पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में वर्षा कितना होगा, 100 से 120 सेंटीमीटर। लिख लो 120 से 180 सेंटीमीटर तराई और पूर्वी क्षेत्र में, ब्रैकेट में लिख लो रेनफॉल 100 to 120 सेंटीमीटर, 100 से 120 सेंटीमीटर की बारिश होती है। हो गया? नेक्स्ट लिखो इन मॉडरेटली ह्यूमिड एंड हॉट रीजन्स, सामान्य आर्द्र और गर्म क्षेत्रों में रेनफॉल डिक्रीजेस, वर्षा कम होती जाती है। इन मॉडरेटली ह्यूमिड एंड हॉट रीजन, सामान्य आर्द्र और गर्म क्षेत्र में रेनफॉल डिक्रीजेस, वर्षा कम होती जाती है। दिस रीजन हैव एवरेज रेनफॉल अराउंड 100 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र में औसत वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। It is southern portion and western portion of UP. यह उत्तर प्रदेश का दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र है। दक्षिणी और पश्चिम, तो कौन सा क्षेत्र भैया, देखो ये वाला दिस रीजन, और कौन सा क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र। इन क्षेत्रों में धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग वेस्ट की तरफ जाओगे भाई, सुन लो, जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाओगे रेनफॉल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आया? लिख लो एज वी मूव वेस्टवर्ड इन यूपी, जैसे जैसे हम उत्तर प्रदेश में पश्चिम की ओर जाते हैं, रेनफॉल डिक्रीजेस, वर्षा कम होती जाती है। हो गया भैया लोग? अब सुनो, जैसे जैसे वेस्टवर्ड जाएंगे बारिश कम हो जाएगी। ये तो हमने एक ब्रॉडली डिवाइड कर लिया इसको, यूपी को एक बड़े स्तर पे कहा कि हाँ बड़े स्तर पे डिवाइड करके बताओ। हमने कहा कि भैया ये क्या है, ह्यूमिड है और हॉट रीजन है, और ये क्या है, मॉडरेटली ह्यूमिड है और हॉट रीजन है। अब भारत और बारिश शुष्क कब रहती है, आपकी सर्दियां क्या रहती है, सामान्यतः शुष्क रहती है, और गर्मियों का जो शुरुआती समय होता है वो भी क्या होता है, सामान्यतः शुष्क रहता है। कभी कभी थोड़ा बहुत बारिश इसमें हो जाती है, वो भी। देखो यूपी में जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो मानसून की वजह से होती है। ऑलमोस्ट 80% जो रेनफॉल होता है वो किस पीरियड में होता है, मानसून पीरियड में होता है। गर्मियों के टाइम में कभी कभी आपके कन्वेक्शनल रेन हो जाता है। कन्वेक्शनल रेन का मतलब होता है यहाँ पर संवहनीय वर्षा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा और एयर क्या कर गई, ऊपर की तरफ चली गई, वायु जो ऊपर गई और ठंडी होकर बारिश हो गया।
उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेन या संवहनीय वर्षा कहते हैं। और मानसून की जो हवाएं आती है वो कहां से आती है? तो सागर से आती है। किधर से आती है? सागर से आती है। और एक होता है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। अभी बात करेंगे सारा कि वो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस क्या होता है, चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है RL सिंह, है ना। और इन्होंने उत्तर प्रदेश के जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं इसको 5 भागों में डिवाइड किया। लिखो जरा। अकॉर्डिंग टू RL सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश कैन बी डिवाइडेड into following climatic regions। उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अच्छा, आप लोग डायग्राम तो बना नहीं रहे, ठीक है। जो ऊपर वाला हॉट ह्यूमिड था उसको बनाया नहीं, जल्दी जल्दी बना लेना चाहिए आप लोग, ठीक है ना। फिर से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, बना लेना उसको बच्चों। देखो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस रीजन। ये कैसा होगा? ह्यूमिड एंड हॉट। और ये क्या होगा? मॉडरेटली ह्यूमिड एंड हॉट। तो ऐसे बना लिया करो ना तुरंत जल्दी से, ताकि आपको याद रहे। बाद में क्या करोगे? बाद में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा एग्जाम में आएगा तो। चलो बना लिया इसको, बनाओ जल्दी बनाओ। खैर आप लोग पढ़ोगे भी ना, जो मैंने लिखवाया है पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तराई रीजन मैंने बताया ही था। ईस्टर्न पोर्शन आप जानते ही हो कि कौन सा होता है। इन्होंने जो सबसे पहला रीजन इन्होंने बांटा है, इसको इन्होंने कहा है सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। क्या इन्होंने कहा है? सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। देखो पहला RL सिंह के बारे में इन्होंने जो बांटा है अलग अलग भागों में, लिखो पहला क्या है? सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब जरा अच्छा हिंदी में इसको बता देता हूं। इसका मतलब होता है, देखो सब ह्यूमिड का मतलब उप आद्र महाद्वीपीय जलवायु। उप आद्र महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु ये कहां पाया जाता है? अब इसको हम जरा देखते हैं किधर पाया जाएगा। बच्चों देखो, कल हमने थोड़ा गंगा के प्लेन की बात करी थी ना, तो उसमें गंगा के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपर गंगा, फिर क्या आएगा आपका मिडिल गंगा। उत्तर प्रदेश को हमने अलग तरीके से बांटा था, एक तो पूरे इंडिया में बांटते हैं हम, एक तो उत्तर प्रदेश में बांटते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला दिस रीजन, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र, यहां से ये वाला क्षेत्र दिस रीजन, इस क्षेत्र को हम लोग किसमें बांटेंगे? ये आपका अपर गंगेटिक प्लेन। इसमें भी नीचे वाला थोड़ा सा ये वाला छोड़ के ये वाला मान लो दिस रीजन, ये क्या हो जाएगा? अपर गंगेटिक प्लेन। ऊपरी गंगा का ये जो मैदान इधर वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब कहेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ? उप आद्र महाद्वीपीय जलवायु, इससे क्या मतलब हुआ? देखो जब भी जलवायु पढ़ो उसका मतलब समझो। उप आद्र का मतलब है कि बढ़िया से ह्यूमिड भी नहीं है, क्या ऐसा है? सब ह्यूमिड है, यानी ह्यूमिडिटी क्या है? बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी है यहाँ। और ह्यूमिडिटी के अलावा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्या होता है बच्चों? देखो कॉन्टिनेंट का एक नेचर होता है। कॉन्टिनेंट क्या होता है कि गर्मियों में बहुत तेज गर्म होता है और सर्दियों में कैसा होता है? ठंडा हो जाता है। तो यानी ये जो जलवायु है इस क्षेत्र में, गर्मियों में क्या रहेगी? बहुत गर्मी होगी, सर्दियों में क्या होगी? बहुत सर्दी होगी। एक बात बताओ, अगर सर्दियों में बहुत सर्दी और गर्मियों में बहुत गर्मी है, तो टेम्परेचर रेंज जो होगा, एनुअल टेम्परेचर रेंज, वो कम होगा कि ज्यादा होगा? पहली बात करते हैं कि एनुअल टेम्परेचर रेंज फिर क्या होता है?
तो पूरे साल में जो सबसे कम तापमान और जो सबसे ज्यादा तापमान का अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनुअल टेम्परेचर रेंज कहते हैं। तो बताओ, अगर गर्मी में बहुत गर्म हो गया तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा, ठंडियों में बहुत ठंडा होगा तो टेम्परेचर बहुत कम, तो एनुअल टेम्परेचर रेंज क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा, हाई एनुअल टेम्परेचर रेंज होगा। लिखो जरा, लिखो, देखिए, दिस रीजन इज लोकेटेड इन अपर गंगा प्लेन। यह क्षेत्र ऊपरी गंगा के मैदान में पाया जाता है। दिस रीजन हैव हाई एनुअल टेम्परेचर रेंज। इस क्षेत्र में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। इट मीन्स, अर्थात समर्स आर हॉट, गर्मियां बहुत गर्म होती है। समर्स आर हॉट, गर्मियां बहुत गर्म होती है। एंड विंटर्स आर कोल्ड, और शीत ऋतु ठंडी होती है। एंड विंटर्स आर कोल्ड, शीत ऋतु ठंडी होती है। देखो, दिस रीजन हैव एवरेज टेम्परेचर 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, 25 to 40 डिग्री सेल्सियस इन जुलाई। जुलाई में यहां का औसत तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 to 40 डिग्री सेल्सियस इन जुलाई। तो अभी तो आपका जून चल रहा है, जुलाई आने वाली है, तो कभी टेम्परेचर 25 तक आएगा, कभी बढ़ के कहां तक जाएगा? 40। तो ये इसके बीच में रेंज करता है। और ठंडियों में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा ठंडियां जो पड़ती हैं वो कहां पड़ती हैं? आपके जनवरी के महीने में पड़ती है। तो जनवरी में जो टेम्परेचर होता है वो 17 के आसपास चला आता है। एवरेज की बात हो रही है, कभी रात तो बहुत ठंडी होगी, दिन में टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा? बढ़ेगा। तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। लिख लो, इन जनवरी के महीने में द एवरेज टेम्परेचर इज बिटवीन 17 to 25 डिग्री सेल्सियस। जनवरी में औसत तापमान 17 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अब कहोगे सर, कभी कभी हम देखते हैं कि दिखाता है कि टेम्परेचर जो है 8 डिग्री सेल्सियस है। क्या मतलब? अरे वो उस दिन का सबसे कम टेम्परेचर होता है। उस दिन में एवरेज अगर देखोगे ना तो फिर वो 15, 14, 15, 16 ऐसे दिखाई देगा एवरेज टेम्परेचर। क्योंकि जब धूप निकलती है तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। वो टेम्परेचर बढ़ के 20, 22, 23 ऐसे पहुंच जाएगा, और रात में फिर वही टेम्परेचर घट के कहां जाएगा? 7, 8 आ जाएगा। तो इसको एवरेज निकालोगे तो वो 14, 15, 16, 17 ऐसे दिखाई देता है। तो एवरेज टेम्परेचर ये आपको दिखाई पड़ेगा। रेनफॉल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रेनफॉल हमें 75 से 150 सेंटीमीटर इस क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा, इसके बीच में। देखो, द रेनफॉल वेरीज बिटवीन 75 to 150 सेंटीमीटर। वर्षण 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है भैया सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट। हेडिंग डालो, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट। उप आद्र संक्रमण जलवायु। देखो, दिस रीजन, अब यहां तक हमने देखा था, यहां तक ये वाला क्षेत्र, दिस रीजन, ईस्टर्न पोर्शन, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलोगे सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट। ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। देखो, इट इज ईस्टर्न पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश।
यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। which have average rainfall between 100 to 200 सेंटीमीटर, जहां पे औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर 100 से 200 सेंटीमीटर पाई जाती है। The temperature in July range between 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। जुलाई में तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस है। एंड ड्यूरिंग जनवरी, और जनवरी में इट इज 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, और जनवरी में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच है। ये देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं ह्यूमिड साउथ ईस्ट। नेक्स्ट लिखो, ह्यूमिड साउथ ईस्ट। ह्यूमिड साउथ ईस्ट, आर्द्र दक्षिण पूर्व। बच्चों इधर देखो, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, दिस रीजन, ये क्षेत्र क्या है आपका? अभी तक हमने क्या देखा? ये वाला क्षेत्र देख लिया था, ये वाला क्षेत्र देखा था, ये जो सदर्न पोर्शन, ये वाला क्षेत्र, ये आपका तीसरा नंबर। और इसमें कैसा पाया जाएगा? ह्यूमिड होगा। और किस डायरेक्शन में है? ये तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये कैसा? अभी तक हमने सब ह्यूमिड देखा था, यानी कि ह्यूमिड तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ये क्या होगा? ये ज्यादा ह्यूमिड होगा, यानी यहां पे जो रेनफॉल है वो ज्यादा होगी। लिखो जरा, लिखिए, इट इज लोकेटेड इन सदर्न पोर्शन ऑफ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। यह सोनभद्र के दक्षिणी भाग में उपस्थित है। The average temperature during July is 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। जुलाई में औसत तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है। एंड इन जनवरी, और जनवरी में इट इज 12 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, और जनवरी में 12 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस है। द एवरेज रेनफॉल इज 100 to 200 सेंटीमीटर, और औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर है। तो एक पोर्शन ये हमने देख लिया, एक पोर्शन हमने ये देख लिया, एक पोर्शन हमने ये देख लिया, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? सेमी एरिड ट्रॉपिकल। क्या मिलेगा हमको? सेमी एरिड ट्रॉपिकल, दिस रीजन, ये क्षेत्र देखो। हमने ये देखा था, ये देखा था, और क्या देखा? ये देखा। अब हम कौन सा क्षेत्र देख रहे हैं? दिस रीजन। लिखो, सेमी एरिड ट्रॉपिकल। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय, सेमी एरिड ट्रॉपिकल, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय। लिखिए, द बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र हैव दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र इस प्रकार की जलवायु रखता है, इस प्रकार की जलवायु रखता है। where average rainfall is 50 to 100 सेंटीमीटर, जहां पे औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर है। तो बच्चों देखो, सेमी एरिड कह रहा है, इसका मतलब बारिश क्या हो गई है? कम हो गई।
एरिड का मतलब शुष्क हो गया। और कौन सा शुष्क क्षेत्र है? दिस रीजन, ये क्षेत्र क्या है? शुष्क है। तो ये आपका सेमी एरिड में आएगा। और टेम्परेचर अगर हम देखें तो जुलाई में 26 से 40 डिग्री और आपका 25 से 28 डिग्री कहां पे पाया जाएगा? जनवरी में। देखो जुलाई टेम्परेचर 26 टू 40 डिग्री सेल्सियस, जुलाई का तापमान 26 से 40 डिग्री सेल्सियस, 26 से 40 डिग्री सेल्सियस, और जनवरी का तापमान 15 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस, 15 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस। अब है सेमी एरिड एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। सेमी एरिड एंड सब ट्रॉपिकल रीजन लिख लो। ये देखो ये वाला क्षेत्र, दिस रीजन, ये क्षेत्र दिख रहा है, दिस रीजन। ये क्षेत्र कैसा है आपका? सेमी एरिड एंड सब ट्रॉपिकल। देखो अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, उपोष्ण कटिबंधीय, अर्ध शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। फिर से देख लो, चलो क्षेत्र अभी बताते हैं। अब बच्चों देखो, ये जो आपका वेस्टर्न पार्ट है यूपी का, है ना, या आप कह रहे हो साउथ वेस्टर्न पार्ट, अगर ज्यादा अच्छे से कह सकते हो आप तो ये सब क्षेत्र, ये वाला जो पूरा क्षेत्र, दिस इज दिस रीजन, जहां से गंगा, देखो गंगा ऐसे इंटर करती है, ऐसे जाती है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, दिस रीजन, ये इसमें आएगा। लिखो दिस रीजन इज लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में उपस्थित है। पश्चिमी भाग में उपस्थित है। लिखो फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स कम्स अंडर दिस क्लाइमेट। इस जलवायु में निम्नलिखित जिले आते हैं। देखो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सहारनपुर, फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स कम्स अंडर दिस क्लाइमेट। इस जलवायु में निम्नलिखित जिले आते हैं। देखो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सहारनपुर, सहारनपुर का पश्चिमी क्षेत्र, शामली, गाजियाबाद, लिखा है शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। एवरेज रेनफॉल लिख लो। द एवरेज रेनफॉल 25 टू 75 सेंटीमीटर। औसत वर्षण 25 से 75 सेंटीमीटर। एवरेज रेनफॉल 25 टू 75 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर रेंज लिख लो। टेम्परेचर रेंज लिखो 25 डिग्री सेल्सियस या 28 डिग्री सेल्सियस, यही होगा, 25 से 40 होगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा अंतर। 25 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, 25 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस। और जनवरी में कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। जनवरी में 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये सेमी उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो होती है ना, यहां पे होती है मथुरा में। कहां पर होती है? मथुरा में। लिख लो मथुरा रिसीव्स लोवेस्ट रेनफॉल इन यूपी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। चलो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, ये 5 रीजन जो बताया इन्होंने। ये वाला क्षेत्र दिस रीजन, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा सेमी एरिड एंड सब ट्रॉपिकल में आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसके बाद दूसरा जो रीजन था आपका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी एरिड ट्रॉपिकल। तो कहेगा सेमी एरिड ट्रॉपिकल वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखो ये जो क्षेत्र, ये जो दिख रहा है, ये क्या आपका सेमी एरिड
ट्रॉपिकल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद वाला जो क्षेत्र है आपका ह्यूमिड साउथ ईस्ट। तो ह्यूमिड साउथ ईस्ट देखो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, दिस इज ह्यूमिड साउथ ईस्ट हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट। तो सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है दिस रीजन, ये कैसा हो जाएगा, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट। और ये क्या हो जाएगा, सब ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे जो पहला हमने पढ़ा था यहाँ पे सब ह्यूमिड नहीं है यहाँ पे, चलो ठीक है, पढ़ाया था आप लोगों को जो भी, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, ये क्या हो जाएगा, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र ये क्षेत्र ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, तो अलग अलग 5 भागों में क्या किया, इसको डिवाइड किया, यानी इसको और छोटे स्तर पे हमने बांट दिया। तो बस घर पे जाना, इसको क्या करना, इसी तरीके से लोकेट करके याद कर लेना, ठीक है ना। कल हम लोग थोड़ा सा यही दो क्लाइमेट का पार्ट जो है कल फिर से अभी होना है अभी, क्योंकि हम लोग कल देखेंगे इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स, उत्तर प्रदेश में क्या क्या क्लाइमेटिक फैक्टर है, और फिर हम यहाँ पे ऋतुएं देखेंगे, जो सीजन्स है, जो 3 आप लोग ऋतुएं यहाँ पे करते हैं, वर्षा ऋतु है आपका ग्रीष्म ऋतु है और आपका शीत ऋतु है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे, तो ये पूरा क्लाइमेट हम लोग कल कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास में देखते हैं, थैंक यू सो मच।